Very good morning, students. I hope you have started reading your lessons and go through them properly. The content is very easy, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा. If you are going to read them once or twice, you will be able to understand them. We have started geography section of our social science with the chapter resources, and during our last class we were doing the various classification of resources. Just a small revision. During this classification, the first type of classification was, I think, general classification: natural resource, human made resource. Then the second one was resources classified on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable resource. The third type of classification was on the basis of origin, that is a biotic and biotic resource. Biotic means living and abiotic means non-living. यहाँ तक का लेसन हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था. अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन से. व्हाट इज़ दिस फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज़. रिसोर्सेज के डेवलपमेंट और यूज़ के हिसाब से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है. Another method of classification of resources is on the basis of their development and use. Fourth type of classification. These are resources which are found in a region but are not developed to their full potential. Potential resource उसको कहते हैं बच्चों, पहला इसमें होगा potential resource. किसी भी एरिया में वो रिसोर्स प्रेजेंट है, हमें पता है वो रिसोर्स है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं. हमें पता है रिसोर्स है बट वी आर नॉट यूजिंग इट, है ना, बट नॉट डेवलप टू द फुल पोटेंशियल. सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. रिसोर्स इज प्रेजेंट इन अ रीजन बट वी आर नॉट यूजिंग इट. और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है अफ्रीका. Africa has vast resources of water, but they have not developed the use of that water fully. तो ये तो हुआ first type of resource, that is potential resource. अब हम करेंगे second type of resource. Resources which have been developed fully for actual use are called actual resources. देखो डिफरेंस समझो. एक रीजन में रिसोर्स है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. रिसोर्स तो है बट वी आर नॉट यूजिंग इट, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स. और जिस रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, माइंस हैं, स्टोन्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है, ऑयल है, जो हम अर्थ में से निकाल रहे हैं, व्हाट आर दे नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज. तो जिस रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं दे आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज. और एक्चुअल रिसोर्सेज का यूज़ कब स्टार्ट होता है? जब हमें उस रिसोर्स को अर्थ से निकालने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, क्योंकि हर रिसोर्स को निकालने की टेक्नोलॉजी अलग होती है. तो व्हेन वी हैव दैट टेक्नोलॉजी, वी टेक आउट दैट रिसोर्स एंड स्टार्ट यूजिंग इट, दैट इज़ नोन एज एक्चुअल रिसोर्स. एंड द एग्जाम्पल इज़ आयरन. आयरन माइंस होती हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है आयरन को निकालने की, हम उसे निकालते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे बनाते हैं. The portion of the actual resource which can be used profitably is called a reserve resource, है ना. और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो हम एक्चुअल रिसोर्स का है, जो हम यूज़ कर रहे हैं,
जो हम बचा कर रख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रिजर्व रिसोर्स. द डेवलपमेंट ऑफ मेटल सच एज आयरन makes it a profitable to use even a low grade ore, thus a resource become a reserve. और जब जैसे आयन का एग्जाम्पल है ना, आयन माइन है, वहाँ से हमने आयन को निकालना शुरू किया तो वो हो गया एक्चुअल रिसोर्स. अब हम आयन से फ़ायदा ले रहे हैं. इवन द लो ग्रेड आयन ओर में निकलता है ना, आपको पता है जब भी अर्थ से कुछ चीज़ निकाली जाती है तो वो किस फॉर्म में निकलती है, ओर फॉर्म में, इम्प्योरिटीज़. लो ग्रेड आयन भी अगर है, ओर में कम अमाउंट में प्रेजेंट है आयन, तो भी हम उसको किसी न किसी तरह से यूज़ कर लेते हैं. तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रिजर्व. आया इतना समझ में? तो दीज वर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट था नॉर्मल क्लासिफिकेशन, देन वॉज on the basis of exhaustibility, then on the basis of origin, and last on the basis of development and use. और development and use में दो तरह के resources होते हैं. potential resource जो कि हमारे पास है पर हम use नहीं कर रहे हैं, और दूसरा होता है actual resource, हमारे पास resource है और with the help of technology we are using that resource, that is known as actual resource. Coming up to our next topic, resources and economic development. How do these resources help in our economic development? Resources are very important part of any country's development, क्योंकि इन्हीं की help से कोई country develop करता है. When people enjoy a high standard of living, it is called economic development. Underline कर लो इसको. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग. आपके पास जब सब अच्छा रहने के लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एक लाइफ लीड करने के लिए जब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, दैट इज़ नोन एज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रिसोर्सेज हों, और यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब है, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. The main features of a developed country, for example, Japan or Singapore, most nations of Europe and North America are also included. ये सारे developed countries हैं, है ना. एशिया का जापान, सिंगापुर, यूरोप के कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, they are known as developed countries. तो देखो उन developed countries के features क्या हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं बहुत clearly. What are the features of developed countries? First, people enjoy more consumer goods, better nutrition and have longer lives. सारी facilities available हैं, जो भी consumer goods, basic amenities जो आपके घर पे gadgets हैं, machines हैं, जिनसे अलग अलग काम होता है, घर पे सारी टेक्निक अवेलेबल है, वो अवेलेबल है उन्हें. better nutritious, they are eating good quality food and they have longer lives. ठीक. सेकेंड, दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ में ले रहे हैं वो. दे हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर लिविंग है उनकी, एंड इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर रिसोर्सेज. वहाँ डिमांड भी बहुत है क्योंकि दे हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आस्क फॉर मोर रिसोर्सेज. तो रिसोर्स डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस देयर. थर्ड, दे पोजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें पता है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किसी भी चीज़ को यूज़ करने की, एंड दे कैन एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज फुली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट है? यूज़. वो अपने रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत अच्छे से यूज़ में ले रहे हैं. एंड फोर्थ, द प्रोडक्टिविटी पर आवर इज़ हायर देन दैट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. हम एक घंटे में जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है. ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. एक घंटे में इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है शायद उससे डबल या 3 टाइम्स प्रोडक्शन होता है अमेरिका में. उनका प्रोडक्शन लेवल हमसे बहुत हाई है. और ये जो हमने 4 फीचर्स पढ़े हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी फीचर्स हैं. द कंट्रीज़ विच आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, पैसा बहुत है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग,
उनका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्रीज. Thus, economic development of a country depends on, अब देखो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है. Again points are given there. When you are writing your answer children, write in points. Social science में हमेशा आंसर्स कैसे लिखने चाहिए? पॉइंट्स में. तो उससे आपको लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है. तो अब हम किसके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज इन द रीजन. उस एरिया में, उस कंट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं. सिर्फ एक रिसोर्स से काम नहीं चलेगा. यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा है, द सेकेंड वन इज द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रीजन. रिसोर्सेज हैं लेकिन लोग उन्हें यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू डेवलप. देन दोज रिसोर्सेज आर ऑफ नो यूज़. तो अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज what is important? The need and aspirations of the people. How they want to use those resources. Sorry, they want to use those resources in a good way. Development will take place. Third, the skill and technology possessed by them. उस रिसोर्स को यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी है या नहीं है. रिसोर्स तो है, but the people living there, they don't know how to use that resource. They don't have technology to use that resource. Then development will not take place. ये 3 points हैं, factors required for economic development. Since distribution of resources varies not only between nations but within a region itself. See, किसी एक रीजन में अगर कोई रिसोर्स है तो इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ नहीं है. यू नो, इट इज़ ऑल नेचुरल. आयरन कहाँ है, कोल कहाँ है, ऑयल कहाँ है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर. तो कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है ये टोटली डिपेंड करता है नेचर पर. और ये अलग अलग हो सकता है. किसी कंट्री के पास ऑयल ज़्यादा है, किसी के पास आयरन ज़्यादा है, हाँ, कहीं वाटर ज़्यादा है, कहीं फर्टाइल लैंड ज़्यादा है. ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं. तो जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वैसे ही विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में भी सारे रिसोर्सेज हर रीजन्स के पास नहीं है. पंजाब हरियाणा के पास वाटर एंड लैंड है, झारखंड के पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो ये डिफरेंट है. हर रीजन के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं. कोई भी रीजन सारे रिसोर्सेज होल्ड नहीं करता है. ठीक है. सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेरीज नॉट ओनली बिटवीन नेशंस बट विद इन अ रीजन इटसेल्फ, इट लीड्स टू ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि हर रीजन के पास हर रिसोर्स नहीं है, तो हर एरिया का डेवलपमेंट भी अलग अलग लेवल का होता है. अगर वो एरिया अपने पास प्रेजेंट रिसोर्स को पॉजिटिवली अच्छे से यूज़ कर रहा है, then एरिया कैन बिकम डेवलप्ड. बट इफ एन रीजन हैज़ एनी रिसोर्स but if it is not using it properly, then that area cannot develop. So to ensure a higher rate of productivity, the following methods have to be observed. तो अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, डेवलपमेंट बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? हाँ, ये फॉलोइंग मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे. सबसे पहला मेथड तो कौन सा होगा बच्चों? टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इमेंसली. किसी भी एरिया के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए. नॉट ओनली इमेंसली, बहुत ज़्यादा, बट ऑल्सो इफ़ेक्टिवली. जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा उतना ही वहाँ पर डेवलपमेंट होगा. फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द बेस्ट वे इज़ टू डू और मेक थिंग्स शुड बी चूजन. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करें. सेकेंड तरीका,
रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व, सारे रिसोर्सेज ख़त्म नहीं करने हैं, वी शुड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, दे शुड बी कंजर्व्ड. A bursting population can put great stress on resources. बहुत तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जितनी तेज़ से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे रिसोर्सेज पर भी प्रेशर बढ़ रहा है. रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिए जा रहे हैं, उससे वो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं. सिंस पॉपुलेशन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, इट शुड बी कंट्रोल्ड. जितनी पॉपुलेशन लिमिटेड होगी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उतना ही कम होगा. द थर्ड वे इज़ लॉ एंड ऑर्डर इज़ असेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी. पीस, कानूनी तरीके से सारा काम हो. ओनली व्हेन देयर इज़ पीस, पीपल फील दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन. जब पीस होगी, शांति होगी, चारों तरफ लड़ाई नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगा, then only people can do production activities. Fourthly, various institutions spread knowledge about increased means of production. Example of this is Panchayati Raj system in India. It is spreading knowledge in the villages about higher techniques of production. अलग अलग जो institutions हैं, government organizations हैं, NGOs हैं, educated people हैं, उन्हें लोगों के बीच में नॉलेज स्प्रेड करनी होगी कैसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. जैसे पंचायती राज सिस्टम में विलेजेस में जो पंचायत्स हैं, दे आर टेलिंग पीपल, फार्मर्स को वो बताते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे कैन इंक्रीज प्रोडक्शन. सो दीज आर द एंड द फिफ्थ मेथड of higher rate of production is international trade is necessary if there is an increase in production. When we are producing any goods in our country, along with selling them in our own market, home market, हमें international trade भी बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों का export भी करना पड़ेगा. The laws of a nation concerning international trade and investment also help in productivity. और गवर्नमेंट अगर ऐसे लॉज बनाती है जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं और फिर प्रोडक्शन बढ़ाकर उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी. जब चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगेगी तो नेचुरली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. इंडिया इन रीसेंट ईयर्स हैज़ स्प्रेड इट्स मार्केट फॉर फॉरेन गुड्स. वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सो मैनी थिंग्स. फॉर द लास्ट 20 to 25 years इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक पेप्सी, कोका कोला आर अलाउड टू वर्क इन इंडिया सिंस लिबरलाइजेशन. ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. जब से इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी है, तब से फॉरेन कंपनीज भी इंडिया आ रही हैं और इंडियन कंपनीज भी फॉरेन में जाकर काम कर रही हैं. This helps a nation in producing not only what it is good at, there is increase in trade as the quality and standard is always good. When foreign companies are coming to India, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी तो अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. इट इंक्रीजेज कॉम्पिटिशन. आपका भी तो क्लास में कॉम्पिटिशन होता है एक दूसरे से. एक स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आ गए, द अदर वन सेज नो, आई विल गेट मोर मार्क्स. ऐसे ही कंपनीज़ के बीच में होता है, कंपटीशन होता है. एक कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो द अदर वन सेज आई विल इंक्रीज मोर, और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है जब आपस में कंपटीशन होता है, और इससे अच्छे गुड्स कंज्यूमर्स को मिलते हैं. सो दीज वर द 5 ways टू हैव हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन. ये तरीके अपनाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. And when production will increase, it will lead to economic development. And there is minimum wastage, pollution is controlled and increase in productivity is sustained. और इससे जब प्रोडक्शन बढ़ेगा उसमें हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि वेस्टेज मिनिमम हो, सबसे कम हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ में ले सकें. पोल्यूशन भी कम रहना चाहिए, तभी जाकर हमारा प्रोडक्शन
बढ़ेगा। तो हम एक बार वापस से रिवाइज करें, आज हमने क्या पढ़ा, ये हायर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहले तो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में लेनी है। उसके बाद सेकंड तरीका क्या है, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर इज़ असेंशियल, शांति रहनी चाहिए देश में, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। वेरियस इंस्टीट्यूशंस शुड स्प्रेड नॉलेज, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट टेक्निक आ रही है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। फिफ्थ, इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ खरीद ही रहे हैं या अपने लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। वी नीड टू बाय थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल एज सेल थिंग टू अदर कंट्रीज। एंड लास्टली, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इन सब से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा it will lead to economic development. I hope you understood what I taught today. Go through your lesson, you'll be able to easily understand. तो आज का लेसन यहीं, rest we'll start tomorrow.